हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा एक थियोरेटिकल टॉपिक और वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़। ये लेक्चर जो बच्चे क्लास 12th में उनके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, मगर वो बच्चे जो जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये तो एक थियोरेटिकल चैप्टर है, इसमें से न्यूमेरिकल क्या बनेंगे, भाई आते हैं इस पे बेस्ड भी कई सारे न्यूमेरिकल्स आपके जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में आए हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 10-15 जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। फिर उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में, वो भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तब जाके मजा आएगा। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बहुत बेसिक बातें, और उस पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल भी करवाए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, याद करिए, आपने सुना होगा E=KQ/R²। इस फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने कई सारे न्यूमेरिकल करवाए थे। तो चलिए आज का कंटिन्यू करते हैं एक थ्योरेटिकल चैप्टर, या कह लो थ्योरेटिकल टॉपिक, जिसमें हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं पहली प्रॉपर्टी, दे आर इमेजिनरी लाइन। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमको दिखती तो नहीं है मगर होती हैं, उनका इन्फ्लुएंस दिखता है हमें। क्लियर? अच्छा बेटा, सेकंड पॉइंट हमसे कह रहा है दे मे बी कर्व्ड और स्ट्रेट। या तो वो कर्व्ड हो सकती हैं बेटा, क्या हो सकती हैं, देखिए, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो सकती है बेटा, ठीक है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व हो सकती है। अच्छा बेटा, समझ गया, ऐसे भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तरह से एग्जिस्ट कर सकती है। आइए पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अच्छा बेटा, समझ गया बेटा, जैसे अगर हमारे पास ये मान लीजिए कोई कर्व्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और मैं पूछूं किसी भी पॉइंट पे, मैं पूछूं इस फील्ड लाइंस पे किसी भी पॉइंट पे, मान लेता हूं हमारा पॉइंट P यहां पे है, अगर मैं पूछूं इस पॉइंट P पे मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप कहोगे जब भी आपको किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन निकालना है तो वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, तो ये डायरेक्शन होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। क्लियर कि नहीं क्लियर बेटा, समझ गया। अगर आपको इस पॉइंट पे निकालना है, मान लो हमारा ये कोई मान लो A पॉइंट है, अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालना है तो आप क्या करोगे, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो जाएगा। क्लियर बेटा? अच्छा, इसका मतलब ये है जो भी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही है कर्व वाली, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो उस पॉइंट से क्या कर दो, टेंजेंट ड्रॉ कर दो, जो भी टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गया। अच्छा, अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है, प्लस Q से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और माइनस Q से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। देखिए बेटा, अगर मैं कहूं इसको मिटा दें, चलिए, अगर मैं कहूं मेरे पास एक प्लस Q चार्ज है, क्या है, एक हमारे पास प्लस Q चार्ज है और एक हमारे पास माइनस Q चार्ज है, तो होगा क्या बेटा, आपने पढ़ा होगा, आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, तो मैंने क्या कहा था आपसे, अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने क्या कहा था, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकलती थी। अच्छा, तो क्या होगा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी बेटा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, रेडियली आउटवर्ड निकल रही है बाहर की तरफ, अगर हमारे पास प्लस Q चार्ज है। अच्छा बेटा, समझ गया, जितना ज़्यादा चार्ज की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती जाएंगी रेडियली आउटवर्ड बेटा, समझ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, तो क्या होगा, तो मैंने कहा था आपसे, देखिए बेटा क्या कहा है मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगी। यहां से हम कह सकते हैं जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी बेटा वो रेडियली इनवर्ड होगी, अंदर की तरफ। कैसी होगी, अंदर की तरफ, ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, प्लस Q में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड है और माइनस Q में रेडियली इनवर्ड है, अंदर की तरफ। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए बेटा? अच्छा, समझ गया, मतलब प्लस Q से बाहर निकलती हैं और माइनस Q में अंदर की तरफ जाती हैं। बोलिए हाँ या ना, बोलिए, प्लस Q से दोस्ती तोड़ती हैं बाहर की तरफ है, दोस्ती तोड़ दी है, और माइनस Q से दोस्ती मिला रहे हैं, दोस्ती कर ली है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम प्लस Q एंड टर्मिनेट इन माइनस Q
इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज में घुस जाती हैं। समझ गए? अच्छा बेटा, आइए देखते हैं, इसको मिटा दें। चलिए देखिए बेटा, अगर मैं कहूं मेरे पास यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, और यहां पे हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज। तो मैंने क्या कहा आपसे, पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम प्लस क्यू एंड टर्मिनेट इन माइनस क्यू। इसका मतलब क्या है, यानी कि प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और किसमें घुस जाती हैं, टर्मिनेट कर जाती हैं, यानी कि अंदर चली जाती हैं माइनस क्यू में। ये तो आपने पहले भी देखा था भाई, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकल रही होंगी और माइनस क्यू में घुस जा रही होंगी, बस समझ गए। मतलब कि ओरिजिनेट यहाँ से होती हैं और टर्मिनेट यहाँ पे होती हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? प्लस क्यू से ओरिजिनेट होती हैं और माइनस क्यू में घुस जाती हैं, टर्मिनेट हो जाती हैं। क्लियर? अच्छा, फिर 6 पॉइंट क्या कह रहा है, दे डू नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप। इसका मतलब क्या है, याद करिए, आपने अगर मैग्नेटिज्म पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा तो होगा ही, तो याद करिए, वहाँ पे आपने देखा होगा कि अगर हमारे पास ये कोई मैग्नेट है बेटा, क्या है, मैग्नेट होता था, ये अगर मेरा नॉर्थ पोल होता था और ये हमारा साउथ होता था, तो आपने क्या देखा था, नॉर्थ से निकलती थी, साउथ में घुसती थी। बोलिए, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकल करके साउथ में घुसती थी। फिर क्या होता था, फिर साउथ से अंदर की तरफ, मैग्नेट के अंदर से साउथ से नॉर्थ में वापस आती थी। तो ये क्या है, एक क्लोज्ड लूप है। देखिए यहाँ से पूरा ये क्लोज्ड लूप है, नॉर्थ से निकली, फिर साउथ पे चली तो गई, फिर साउथ से नॉर्थ में आ गई, तो एक क्लोज्ड लूप बन रहा है। मगर ध्यान दीजिए, अगर चार्जेस की बात हो रही है, चार्जेस की बात हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। जैसा कि आपको दिख रहा है भाई, प्लस क्यू से निकली माइनस क्यू में चली गई, कोई लूप थोड़ी ना बना रही हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसमें देखिए, मैग्नेट में नॉर्थ से निकली, साउथ में गई, फिर साउथ से नॉर्थ में, एक क्लोज्ड लूप बन गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप बनाती हैं, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। समझ गए? अच्छा, तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। मिटा दें बेटा, चलिए। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो ध्यान से देखिए, पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं बेटा। अच्छा, जैसे मैं कहूं मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है बेटा, क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है। मैंने एक बंदे ए से, मैंने कहा एक कोई आदमी था ए नाम का, या कह लो अभिनव है कोई ए नाम का, ठीक बेटा, क्लियर? अच्छा, मैंने इस बंदे से कहा कि इस प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। तो इसने क्या किया, ये बहुत ही कामचोर बंदा था, इसने सिर्फ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी हैं बेटा। कितनी? सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी। और इसी तरह कोई एक दूसरा बंदा था भोलू नाम का, बी फॉर भोलू, और उससे मैंने कहा कि इसके पास भी एक प्लस क्यू चार्ज है। मैंने इस भोलू से कहा कि भाई तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाओ, तो इसने कहा कि मैं तो बहुत भोलू हूँ, मैं तो बहुत सारी बना दूंगा। तो इसने क्या किया, इसने कहीं 8 इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी। कितनी? 8 इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी इसने, ठीक है, ठीक बेटा। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है, यानी कि ये डिपेंड करता है कौन कामचोर है और कौन मेहनती है। इसका मतलब ये है कि मतलब जितनी भी जिसको बनानी है बना सकता है, दोनों सही है अपनी जगह। भाई अभिनव भी सही है, इसने 4 दिखा दी, बी वाले ने 8 दिखा दिए, दोनों अपनी जगह सही हैं। क्लियर? अच्छा बेटा, इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव, जिसको जितनी दिखानी है दिखा दे। क्लियर? ऐसा मत कहना कि अभिनव भैया कामचोर है, ऐसा नहीं है, और भोलू बहुत भोलू हैं, क्या पता होशियार हूँ। समझ रहे हैं? क्लियर? अच्छा, समझ गए। सब्जेक्टिव का मतलब है जिसको जितनी दिखानी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा सकता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। फिर कह रहा है बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या है? अच्छा बेटा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब क्या है? ठीक है बेटा, मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब क्या है? भाई जैसे आपने पढ़ा होगा, ये फील्ड लाइंस पास पास हैं तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, दूर हो जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, दूर दूर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उनकी डेंसिटी कम होगी। तो ध्यान दीजिए बेटा, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखो, एक ये और एक ये। इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो बीच में डिस्टेंस है, जब आप प्लस क्यू के पास में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में है, तो बोलिए पास पास है बेटा, यहाँ पे डेंसिटी इनकी ज़्यादा होगी।
जैसे आप दूर जा रहे हो इस चार्ज से, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, यानी कि डेंसिटी डिक्रीज कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। क्लियर बेटा, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हो। इसी तरह आप यहाँ भी देखिए बेटा, इसी तरह आप यहाँ भी देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जब आप चार्ज के पास में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, जैसे ही दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलिए दूर दूर हो जाएंगे, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, यानी कि डेंसिटी डिक्रीज करेगी, जैसे यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। बोलिए दूर जा रहे हैं चार्ज से, डेंसिटी डिक्रीज कर रही है बेटा, क्योंकि चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी देखिए, जैसे ही आप इस प्लस क्यू चार्ज से दूर जा रहे हो तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डिस्टेंस होगा वो भाई बढ़ता जा रहा है। देखिए दोनों दूर दूर हो रहे हैं एक दूसरे से, देखिए और बढ़ता जाएगा। तो दोनों में ये चीज़ तो सिमिलर है कि डेंसिटी ऑब्जेक्टिव है बेटा, समझ गए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर सब्जेक्टिव बट डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज ऑब्जेक्टिव। क्लियर बेटा, समझ गए होंगे अच्छी से। आइए समझते हैं बेटा 8th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा क्या कह रहा है, देखिए 8th पॉइंट देखिए बेटा क्या कह रहा है ये, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम अ चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या है, मतलब कि हमारे पास अगर कोई चार्ज है उससे जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्लियर बेटा, अच्छा यहां से हम कह सकते हैं क्या, आइए समझते हैं। जैसे मैं कहूं मेरे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और मैंने कहा कि मेरे पास अगर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और मेरे पास कोई बंदा है ए अभिनव, ठीक है, इसने क्या किया, इसने सिर्फ और सिर्फ इस बार 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी हैं। और यहाँ पे हमारे पास कोई दूसरा बंदा है भोलू, बहुत भोलू है ये। ठीक है, तो ये बताओ कि प्लस क्यू की जगह अगर मैं कहूँ 2Q चार्ज कितना होगा, प्लस 2Q चार्ज से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। होगा क्या, अगर आपने इस प्लस Q से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे चार्ज कितना था, Q था, और यहाँ पे 2Q हो गया है, यानी कि चार्ज डबल हो गया है। चार्ज डबल हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर भी डबल हो जाएंगे। यहाँ पे 2 थे तो अब आपको 4 बनाने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये नोट करिएगा। तो यहाँ से आप कितने बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 4 बनाओगे। कितने बेटा, 4 बनाने पड़ेंगे। क्लियर, क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज कितना था, चार्ज का मैग्नीट्यूड Q था, चार्ज डबल हो गया 2Q हो गया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 2 थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब 2 से 4 बनानी पड़ेंगी। क्लियर कि नहीं क्लियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए हाँ या ना, समझ गया है अच्छे से। ठीक है, अच्छा बेटा अब देखिए एक और देख लीजिए एग्जाम्पल इसी पे, 8th वाला देखिए बेटा, इस पे क्वेश्चन आता है नीट और जेई में, 2010 IIT में आया भी था। ठीक है, 8th वाले पॉइंट पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, देखिए 8th वाला पॉइंट फिर से देखिए, एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पे मान लो कितने Q चार्ज है, ठीक, Q चार्ज है। फिर आप कहोगे मान लेता हूँ इस बार मैंने इस प्लस Q चार्ज से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, कितनी, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है। ठीक है, और ये किसने बनाई है, अभिनव ने। और हमारे पास भोलू बहुत सीधा बंदा था, तो ये कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, प्लस Q नहीं 2Q चार्ज से, कितने, 2Q चार्ज से। ठीक है, होगा क्या, देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास अगर प्लस Q चार्ज था तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, तो भोलू इस 2Q चार्ज से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगा, कितनी बनाएगा, यहाँ पे 4 बनी थी, यहाँ पे 8 बनानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलिए चार्ज। ठीक है, चार्ज यहाँ पे Q था, यहाँ पे 2Q हो गया, चार्ज डबल हो गया तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगी। यहाँ 4 थी तो हमें यहाँ पे 8 बनानी पड़ेंगी। क्लियर बेटा, कितनी बनानी पड़ेंगी, 8, ये हो गई 4 और ये हो जाएंगी 8 बेटा। क्लियर, समझ गए। तो चार्ज डबल हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी डबल करोगे। क्लियर, ठीक है, समझ गए। मान लो अगर हमारे पास Q चार्ज था उससे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली तो 2Q से कितनी निकलेंगी, 6 निकलेंगी। ठीक है, ऐसे ही समझ सकते हो। क्लियर, अच्छा बेटा, तो चलिए करते हैं इस
8th वाले पॉइंट पे जो क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ठीक है, मिटा दें। चलिए, तो चलिए बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेटा। ये क्वेश्चन जेई और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 बाय Q2, यानी कि हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है हमें Q1 और Q2 का रेशियो चाहिए, ठीक है, निकाल सकते हैं बड़े आराम से बेटा, ठीक। देखिए होगा क्या, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपने पढ़ा था 8th वाली प्रॉपर्टी में, क्या पढ़ा था कि जो हमारा Q होता था, चार्ज होता था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। तो यहाँ पे जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वही हमारी Q की वैल्यू बनेगी। कैसे, आइए देखते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे Q1 क्या है, ये है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, कितनी निकल रही हैं ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। Q1 से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही बेटा, 8 निकल रही हैं, ठीक है। अब Q2 को देखिए, Q2 में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रही हैं, क्योंकि भाई अब होगा क्या है, देखिए ये Q1 से निकल रही है, इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस चार्ज होगा, और Q2 क्या है, एक नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस घुस रही हैं, इनवर्ड बेटा, ठीक है। तो बताइए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q2 में घुस रही हैं, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड हो रही हैं, 1 2 3 4 बेटा, ठीक है। तो Q2 की जगह हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, क्योंकि मैंने बोला है, क्या बोला था 8th प्रॉपर्टी ने, जो भी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। क्लियर, तो Q1 Q2 की जगह हमने क्या लिख दिया है, उनकी रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हो बड़े आराम से। तो आप कह दोगे यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2, और आप कह दोगे आपका आंसर 2 है, जो कि आंसर गलत होगा, और आप मार्क्स लूज कर दोगे जेई और नीट जैसे एग्जाम्स में। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे जो आपने निकाला है Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड निकाला है रेशियो में, ठीक है। अब देखिए Q1 क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि भाई इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और इसमें घुस रही है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें घुस रही हैं। Q2 क्या है, नेगेटिव चार्ज होगा। अगर यहाँ पे Q1 पॉजिटिव था तो Q2 नेगेटिव था। अब भाई पॉजिटिव नेगेटिव, भाई नीचे कैसा डिवीजन में कैसा है, नेगेटिव टर्म है, तो होगा क्या, ये नेगेटिव में आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। क्लियर, समझ गए, ठीक है। तो मिटा दें इस क्वेश्चन को। चलिए, तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं 9th प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखिए ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक इन नेचर अबाउट लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए, हेडिंग लगा लीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमसे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमको गिवन है कि एक Q1 चार्ज है और एक कोई Q2 चार्ज है, और एक Q1 Q2 के बीच में एक लाइन जॉइनिंग टू चार्ज है बेटा। और क्वेश्चन में हमको गिवन है Q1 से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके Q2 में चली गई हैं बेटा, और इसी पे बेस्ड हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, कुछ ऑप्शन दिए हैं, उस ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही है, ध्यान से देखिए बेटा। आपसे कह रहा है यहाँ पे Q1 की वैल्यू बड़ी होगी किससे, Q2 से, या Q1 की वैल्यू लेस देन होगी Q2 से बेटा, या Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी बेटा, या नन ऑप्शन होगा। क्या नन ऑप्शन होगा, बोलिए हाँ या ना। अच्छा बेटा यहाँ पे जो Q1 Q2 की जो वैल्यू है वो मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, चार्ज के नेचर की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहे तो मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर, Q1 Q2 की वैल्यू मैग्नीट्यूड में टर्म्स में बात हो रही है, ठीक है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए बेटा। देखिए आप क्या कहोगे बड़े आराम से, Q1 से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकली तो Q1 की वैल्यू आप कहोगे 1 है बेटा। एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड चली गई किसमें, Q2 में, आप कहोगे इसकी वैल्यू भी 1 है, Q2 की वैल्यू भी, Q1 और Q2 की वैल्यू 1 है दोनों की, तो आप कहोगे Q1 Q2 की जो मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का वो इक्वल होगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 3 होगा। मगर आप यहाँ पे फेल कर जाओगे, आपका आंसर गलत है। ऐसा क्यों बेटा, आइए समझते हैं। इसके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए बेटा आपको 9th वाली प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए क्या कह रही है, फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक इन नेचर अबाउट लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। देखिए बेटा जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये लाइन जॉइनिंग टू चार्ज है, जो इसके ऊपर बना है, जिस तरह इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी है उसी तरह इसके जस्ट नीचे भी बनानी पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक इन नेचर, ठीक है, अबाउट लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे भी बनाना पड़ेगा उसी के जैसा, उसी की सिमेट्री में। क्लियर कि नहीं क्लियर, तो यहां से आप कहोगे ये देखिए कुछ ऐसे बनेगी बेटा, लगभग सेम है, ठीक है। अब जैसा कि बेटा आप देख पा रहे हो, जो अगर मैं बात करूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है फ्रॉम Q1, तो इसके जो बीच में एंगल दिख रहा है इसको नाम दे देते हैं अल्फा बेटा,
और Q2 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दो गियर अंदर जा रही हैं उसके बीच का एंगल बीटा है बेटा। और साफ साफ आपको दिख रहा होगा अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी एज कंपेयर टू बीटा, एंगल बड़ा होगा बेटा। तो यहाँ से आप कह सकते हो अल्फा एंगल बड़ा होगा बीटा से बेटा। अच्छा बेटा, इसका मतलब क्या है, बीटा एंगल छोटा एंगल है। अच्छा बेटा, छोटा एंगल से क्या होगा, अगर मैं कहूँ मेरा एंगल लेस है, बोलिए बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में एंगल देखिए छोटा है बेटा, ये लेस है, तो आप क्या कह सकते हो उससे, अगर आपका एंगल लेस है तो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फील्ड लाइंस क्या होंगी, मोर होंगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? अगर आपके पास एंगल लेस है तो फील्ड लाइंस मोर होंगी, और फील्ड लाइंस मोर होंगी, मैंने क्या कहा था, जितनी ज्यादा फील्ड लाइंस उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा। बोलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो आपका होगा बेटा वो मोर होगा। क्लियर? कहोगे कैसे? क्योंकि आपने इससे जस्ट पहले ही वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज्यादा फील्ड लाइंस निकल रही होंगी इसका मतलब क्या है, उस चार्ज की जो वैल्यू होगी उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा बेटा, अब आप कहोगे कि भाई ये बताओ हम कैसे मान लें कि एंगल कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ज्यादा बनेंगी, मोर होंगी, ये कैसे कहते हैं? आइए देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे मेरे पास एक क्यू कोई चार्ज है बेटा, ठीक है, प्लस क्यू कोई चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू कोई चार्ज है बेटा। ठीक, आप क्या करोगे, मान लेते हैं आपने इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी बेटा। क्लियर? अच्छा, अब जैसा कि आप देख पा रहे होगे, अगर मैं बात करूं हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। कैसे? पूरा एंगल कितना होगा, 360 होगा। 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं तो 4 से डिवाइड कर दोगे 360 को, तो ईच एंगल कितना जाएगा, 90 डिग्री। ये सारे एंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ गए? अगर 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही हैं तो 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है। अच्छा, अगर मैं क्या करूं, इस सेम चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से मैं अगर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल दूं, कितनी, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल दूं, तो आप क्या कहोगे, कितनी हो गई, 4 1 5। अब देखिए बेटा, यहां पे आपसे कह दिया कि मैंने 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल दी हैं, तो ईच एंगल क्या होगा बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए बेटा, पूरा एंगल कितना होता है, 360 होता है। 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, 6 से डिवाइड कर दोगे 360 को, ईच एंगल कितना जाएगा बेटा, 60 डिग्री। कितना जाएगा, 60 डिग्री बेटा। कितना जाएगा, देखिए 60। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहां पे 90 डिग्री का एंगल था, यहां पे 60 डिग्री का एंगल हुआ। जैसे ही एंगल कम हुआ, एंगल लेस, जितना कम एंगल होगा उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। देखिए बेटा, यहां पे 6 निकल रही हैं और यहां पे सिर्फ 4 ही निकल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, नोट करिएगा, एंगल लेस हुआ तो फील्ड लाइंस मोर होंगी, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। देखिए यहां पे 60 डिग्री का एंगल है, एंगल लेस है तो ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अच्छा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलने, इसका मतलब क्या है, इस चार्ज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मोर होगा। बोलिए बेटा, क्या होगा, मोर होगा। समझ गए? अच्छा बेटा, समझ गए? इसका मतलब यह है कि जो बीटा है, बीटा जो छोटा एंगल है, बोलिए बीटा क्या है, लेस है बेटा। बीटा लेस है, इसका मतलब क्या है, इस Q2 की वैल्यू ज्यादा होगी। बोलिए हाँ या ना, Q2 की वैल्यू ग्रेटर होगी एज Q1। बोलिए, तो यहां से हम कह सकते हैं Q2 की वैल्यू Q1 से बड़ी होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर? समझ गए? चलिए मिटा दें। तो चलिए बच्चों, पढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टी 10 और 11। सबसे पहले पढ़ते हैं 10th वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, मोर द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, मोर द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यह है, जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बेटा। कैसे, आइए देखते हैं एक एग्जाम्पल से या कह लो डायग्राम से। ठीक है, देखिए देखिए बच्चों, यहां पे हमको एक डायग्राम गिवन है। ठीक है, जो लाइंस दिख रही हैं ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है बेटा। ठीक है, ऐसे ऐसे जा रही हैं, यहां से तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल करके यहां से यहां जा रही हैं बेटा। और यहां पे हमको 3 पॉइंट गिवन है ए क्वेश्चन में, और बी है, और एक पॉइंट सी है मान लीजिए। ठीक, और आपसे पूछूं मैं अगर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ए बी सी पे, तो आप क्या बताओगे?
बोलो, आप कहोगे ए पॉइंट से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, बी वाले से भी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और सी वाले से भी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा ए बी सी पे तीनों इक्वल होगा। आप कह सकते हो यहां से क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी और इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, तीनों इक्वल होंगी बेटा। मगर ये बात गलत है, ये बात गलत है। क्यों? आइए देखते हैं इस प्रॉपर्टी को। क्या कह रही है? मोर द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस मोर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा देखिए बेटा, यहां पे जो आपसे कह रहा है डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, इसका मतलब क्या है भैया? जितनी ज्यादा पास पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए इसका मतलब क्या है? रिलेटिव क्लोजनेस। क्या? रिलेटिव क्लोजनेस की बात हो रही है, ठीक है? क्या बात हो रही है? रिलेटिव क्लोजनेस। मोर द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब क्या है? बोलिए। इसका मतलब ये है रिलेटिव क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है फील्ड लाइंस के, मतलब बहुत ही पास पास है। अब देखिए ए वाले पॉइंट पे, देखिए ए वाले पॉइंट से देखिए बेटा, यहां पे भी जैसा आपको यहां पे दिख रहा है जितनी पास पास लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ए वाले पॉइंट पे है, उसी तरह सी वाले पे भी है बेटा। तो यहां से आप क्या कह सकते हो? जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और सी होगी वो तो इक्वल होगी बेटा, ये तो हम कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही हमारी सी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा बेटा। क्लियर? क्योंकि देखिए यहां पे तीन लाइन ए के थ्रू पास कर रही, जिस तरह सेम डिस्टेंस से या कह लो सेम डेंसिटी से, इसी तरह सी वाले पे भी बेटा दिख रही है। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्वल होंगी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी। क्लियर? अच्छा, अब बी वाले को देखो, बी से एक इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही है, मगर दिक्कत क्या है? जो ये वाली ऊपर से जा रही है और नीचे से जा रही है, बहुत दूर दूर है। यहां पे रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एज कंपेयर टू ए एंड सी, बी वाले पॉइंट की कम है बेटा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी होगा वो बेटा लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए होगा। ए वाले से देखिए, ए में बहुत पास पास है, बी में दूर दूर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और इसी तरह आप कह सकते हो सी वाले से भी, क्या कह सकते हो? जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी होगा वो लेस देन किससे होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी बेटा। जैसा कि आपको यहां पे दिख रहा होगा, बी वाले पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत दूर दूर है, रिलेटिव क्लोजनेस बहुत ज्यादा है बेटा, सॉरी कम है, डेंसिटी कम है बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। और सी वाले पे देखिए रिलेटिव क्लोजनेस बहुत ज्यादा है, यानी कि डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगा वो सी वाले पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी। क्लियर? अच्छा, समझ गया बेटा। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही, मान लो ऐसे ऐसे जुर्र जुर्र सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दीजिए, बहुत सारी। ठीक है, अब मैं कहूं यहां पे आपसे क्या, यहां पे हमारे पास कोई एक पॉइंट ए है जो एकदम क्यू चार्ज के पास में है, और यहां पे हमारे पास कोई पॉइंट बी है बेटा। अब आप बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मैग्नीट्यूड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो ए पे ज्यादा होगी कि बी पे ज्यादा होगी? सीधी सी बात है, ए वाले पे देखिए, ए वाले की ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि भाई ये पास में है। यहां पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, रिलेटिव क्लोजनेस बहुत पास पास है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जैसे ही आप बी पे आए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो डेंसिटी डिक्रीज कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की, समझ गए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी डिक्रीज कर रही है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा एट बी कम होगा एज कंपेयर टू ए। यहां से आप कह सकते हो क्या? क्लियर? बी का इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी वो कम होगी किससे? ए से बेटा। समझ गए? क्लियर? अच्छा, अब देखिए 11th प्रॉपर्टी क्या कह रही है? फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। रट लो बस, सिंपल सी कहानी है बेटा, कुछ नहीं। जैसे हम कहें मेरे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे, मान लो ऐसे निकल रही हैं या ऐसे निकल रही हैं या ऐसे निकल रही बेटा। ठीक है, अब देखिए सरफेस से देखिए ये 90 डिग्री पे निकल रही, कैसे? ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, देखिए परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। समझ गए? अपने सरफेस से देखिए परपेंडिकुलर है। इसी तरह अगर मैं कहूँ आपसे माइनस क्यू चार्ज है तो उसमें क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट होती है अंदर की तरफ, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। यहाँ पे भी देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हो 90 डिग्री सरफेस के कैसी है? परपेंडिकुलर है, या कह लो 90 डिग्री बना रही है बड़े आराम से। समझ गए? चलिए पढ़ते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज।
तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं एक और प्रॉपर्टी, वो है 12th प्रॉपर्टी। क्या कह रही है, ध्यान से देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आइए समझते हैं कैसे। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है बेटा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, ठीक है। मान लेते हैं ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गई, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट पी है। पहली बात तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर मान लो कर ली, इफ दे डू सो, मान लो इंटरसेक्ट कर गई तो क्या होगा। अगर मैं पॉइंट पी पे देखूं और इस वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बनाऊं एट पॉइंट पी बेटा, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारी ए है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हमारी बी है बेटा। तो ए वाले की देखिए, इससे अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ से जस्ट टेंजेंट बना दो। क्या बना दो, टेंजेंट बना दो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं पूछूं बी वाले के हिसाब से पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट की है और यहाँ पे अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, तो यहाँ से बस टेंजेंट बना दो, क्योंकि टेंजेंट ही क्या देता है, टेंजेंट ही हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन देता है। मैंने ये बात आपको पहले ही पढ़ा दी थी प्रॉपर्टीज वाले में। क्लियर? अच्छा बेटा, तो जैसा कि दिख रहा है आपको एट पॉइंट पी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, एक इस तरफ बता रहा है, कोई इस तरफ बता रहा है। तो इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा कि एट अ पॉइंट पी वी विल गेट द टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उसी का रीजन भी आपके क्लास 12th में आ सकता है बेटा। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कि ये कभी ये दोनों लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों? बिकॉज इफ दे डू सो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस विच इज इम्पॉसिबल, या कह लो विच इज नॉट पॉसिबल। समझ गया बेटा? अच्छा, क्लियर? ये डायग्राम समझ में आ गया? पहले नोट कर लीजिए, बना लीजिए। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी करते हैं, या कह लो एक एग्जाम्पल करते हैं और, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मिटा दें। देखिए बेटा, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास एक कोई प्लस क्यू चार्ज है। क्या है? प्लस क्यू चार्ज है बेटा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे मान लो यहाँ भी एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक बेटा। होगा क्या, ये प्लस क्यू चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, ऐसे जुर्र जुर्र ऐसे से जुर्र निकालेगा, ठीक है, और इस तरफ भी निकालेगा। इसी तरह ये प्लस क्यू भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेगा, जुर्र जुर्र ट्र ट्र ट्र, ठीक है। देखिए बेटा, अब आप कहोगे कि आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मगर इस केस में आपको तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और इसको भी एक्सटेंड करूं, ये दो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गई। इसी तरह यहाँ भी अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं और इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड करूं, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। आप कहोगे भाई ये तो इंटरसेक्ट कर गई और ये बात गलत है। नहीं बेटा, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने बताया था ये सरफेस से परपेंडिकुलर निकलेंगी। देखिए ये निकली, इसी तरह ये सरफेस के परपेंडिकुलर निकली, इसी तरह यहाँ से भी ये सरफेस के परपेंडिकुलर निकली, ये भी परपेंडिकुलर निकली। मगर होगा क्या, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखेगी तो एक दूसरे को रिपेल कर देगी, एक दूसरे को रिपेल कर देगी। तो होगा क्या, ये कुछ ऐसे चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? ऐसे चली जाएगी, ठीक है। जो इसकी एक्चुअल पाथ होगी वो ऐसे हो जाएगी बेटा, कर्व्ड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये वाली भी बेटा ऐसे मुड़ जाएगी, इसी तरह ये वाली भी मुड़ जाएगी। अच्छा, समझ गए? कोई दिक्कत? समझ गए? क्लियर? तो ये डायग्राम होगा। समझ गए? बोलिए हाँ या ना। क्लियर हुई बात कि नहीं हुई? चलिए, अच्छा बेटा, क्लियर। अच्छा, यहाँ से इस पॉइंट से या कह लो इस एग्जाम्पल से मैं एक बात और कह सकता हूँ। क्या बेटा? जैसा कि आपको दिख रहा होगा फील्ड लाइंस क्या कर रही है, रिपेल होती है। बोलिए, रिपेल हो जाती है जब ये प्लस क्यू चार्ज को देखती है। बोलिए हाँ या ना। भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाना चाहिए था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे जाना चाहिए था। बोलिए हाँ या ना। ये इस प्लस क्यू चार्ज को देख करके कुछ रिपेल हो गई, मुड़ गई। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट बेटा क्या नोट करिएगा, वो अपना 13th प्रॉपर्टी बनेगी। नोट करिए, फील्ड लाइन रिपेल फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज। अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है उसको देख करके फील्ड लाइन क्या कर जाएगी, रिपेल कर जाएगी, ठीक है। एंड क्या करेगी, एंड अट्रैक्ट। अगर अट्रैक्ट करेगी, अट्रैक्ट
टूवर्ड, अट्रैक्ट टूवर्ड बेटा माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अट्रैक्टेड लिख लीजिए, बहुत खतरनाक इंग्लिश है मेरी, ठीक है। देखिए क्या कहने का मतलब है, फील्ड लाइंस रिपेल करेगी अगर प्लस क्यू चार्ज दिख गया, और अट्रैक्ट हो जाएगी किसके अंदर, माइनस क्यू चार्ज में बेटा। कैसे, आइए देखते हैं। इसके लिए भी एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पे मान लो ये हमारी फील्ड लाइंस जा रही हैं बेटा, ऐसे जा रही हैं ऐसे, ठीक है। आपने कहीं यहाँ पे अगर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, क्या प्लस क्यू चार्ज रख दिया, तो इसके चक्कर में क्या होगा, ये भैया बहुत शैतान है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्त ऐसे जा रही थी, मगर जैसे ही ये देखी प्लस क्यू को, खतरा है, प्लस क्यू को ये रिपेल हो जाएगा। बोलिए ये फील्ड लाइंस ऐसे ना जा करके कुछ रिपेल हो जाएंगी ऐसे। क्लियर, ये बात नोट करिएगा अगर प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। क्लियर बेटा, अच्छा बेटा। अगर मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पे फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी, ये ऐसे जा रही थी मान लो, ठीक है, और यहाँ पे कहीं एक बीच में ही कहीं माइनस क्यू चार्ज रखा है, क्या माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो मैंने क्या बताया, फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, अट्रैक्ट टूवर्ड द माइनस क्यू चार्ज, उसके अंदर चली जाएंगी, या कह लो अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो जो ये एक्चुअल पाथ था ऐसे जाना चाहिए था, मगर ऐसे जाएगी नहीं है, कैसे चली जाएगी, ये अंदर अट्रैक्ट हो जाएगी बेटा, ठीक है, समझ गए। अच्छा एक और लाइन देखिए, अगर यहाँ से भी एक लाइन जा रही तो क्या होता, कुछ ऐसे हो जाता, क्या हो जाता, कुछ ऐसे हो जाता, ठीक है। अब ये मत कहना जो बाहर वाली बनाई है वो अंदर तो नहीं गई है, अरे भाई दूर थी, ये बहुत दूर थी ना माइनस क्यू से, मगर क्लोज तो आ गई ना, इसके अट्रैक्ट होने की कोशिश तो की, मगर इसका इतना मैग्नीट्यूड नहीं होगा कि अंदर घुस जाए, कि दमी अट्रैक्ट कर ले, अंदर घुसोड़ ले, समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है, मगर क्लोज तो आ गई, ठीक है। तो कुल मिला के इतनी सी बात है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के सामने क्या आ गया, प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो वो उस प्लस क्यू चार्ज को देख के अपने आप को रिपेल कर देगी, ठीक है। या माइनस क्यू चार्ज आ गया तो ऐसे चल रही थी, ऐसे आ जाएगी। क्लियर, मजा आया, फील आया। चलिए करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मिटा दें बेटा। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं एक और प्रॉपर्टी, तो ध्यान से देखिए 14th में फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी और एक सेकंड पार्ट उसी का क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे आपको फर्स्ट पार्ट में तो दिख रहा होगा, यहाँ पे जो लाइंस दिख रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, किसमें, फर्स्ट पार्ट में बेटा, आपको पैरेलल इस डायरेक्शन में मिल रही है हमको, और जब भी हमको दिखेगा क्या पैरेलल लाइंस, देखिए फील्ड लाइंस आर पैरेलल या स्ट्रेट हो और साथ ही साथ इक्वी डिस्टेंस हो, अगर ये तीनों चीज हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है सारी लाइंस देखिए पैरेलल है बेटा, सेम डायरेक्शन में है, क्लियर कि नहीं क्लियर, और इन दोनों के जो बीच में स्पेसिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में वो इक्वी स्पेस्ड है, यानी कि डिस्टेंस बराबर है दोनों के बीच में, अच्छा, और स्ट्रेट भी हैं। अगर ऐसी कंडीशन मिल रही है, इस टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, यूनिफॉर्म फील्ड बनाएंगी, क्या यूनिफॉर्म फील्ड बनाएंगी, ठीक है, नोट करिएगा। अच्छा जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ए वाले पॉइंट को देखिए और बी वाले पॉइंट को देखिए, भाई यहाँ पे इक्वी स्पेस्ड हैं, पैरेलल हैं और स्ट्रेट हैं, इसका मतलब क्या है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ए एंड बी दोनों इक्वल होगी, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा ए और बी पे इक्वल होगा, समझ गया कि नहीं समझ गया, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी मैग्नीट्यूड होगा एट ए और एट बी बेटा वो इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा बेटा, और डायरेक्शन भी देखिए सेम होगा, क्योंकि भाई अगर सामने सामने रखें ना एकदम दोनों, तो डायरेक्शन भी कह सकते हैं सेम होगा, ठीक है। अच्छा अब हाँ देखिए सेकंड वाला पार्ट देखिए, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है, जब ऐसा आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे स्टार्टिंग में देखिए लग तो रहा है पैरेलल चल रही हैं, इक्वी डिस्टेंस है, मगर जैसे जैसे आगे बढ़ी आपस में कन्वर्ज कर गई, क्या कर गई हैं, कन्वर्ज कर गई हैं। इसका मतलब क्या है, ए वाले पॉइंट पे देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी बोलिए बहुत ही कम है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही दूर दूर हैं बेटा, और जैसे ही आप आगे बढ़ गए और बी वाले पॉइंट पे पहुंचे, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही पास पास हो गई, रिलेटिव क्लोजनेस बढ़ चुकी है, क्लियर, समझ गए। तो इसका मतलब क्या, जब भी आपको नॉन पैरेलल लाइन मिले, देखिए यहाँ पे क्या था, पैरेलल, स्ट्रेट और इक्वी डिस्टेंस, बट यहाँ पे कैसा मिल रहा है, नॉन पैरेलल, नॉन स्ट्रेट, स्ट्रेट भी नहीं है
और नॉट इक्वी स्पेस्ड, क्या नॉट इक्वी स्पेस्ड, स्पेसिंग देखिए यहाँ पे ज़्यादा था, जैसे जैसे पास पढ़ते गए स्पेसिंग कम हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की बेटा। तो उस टाइप की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल रही हैं तो वो क्या बनाएंगी, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड बनाएंगी। ठीक है, समझ गए। अच्छा, आपको साफ साफ दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी में क्या रिलेशन है भाई। बी वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि भाई यहाँ पे बी वाले पॉइंट पे डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज़्यादा है, रिलेटिव क्लोजनेस है, बहुत बहुत ही पास पास है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी बेटा, यहाँ पे कम होगी। क्लियर? अच्छा, समझ गए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। मतलब कि अगर पैरेलल लाइन्स हैं, स्ट्रेट लाइन है और इक्वी डिस्टेंस है या कह लो इक्वी स्पेस्ड है, ठीक है, तो कहेंगे यूनिफॉर्म है, और ऐसा नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म है, खत्म बात। ठीक है, मगर बेटा एक बात और समझिएगा, यहाँ पे आपको एक और बात समझनी है। अगर मेरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, अगर मैं कहूँ मेरे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, प्लस क्यू चार्ज अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दोगे तो बेटा उस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो क्या होगा, इस प्लस क्यू चार्ज पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में बेटा। अगर इसी तरह मेरे पास माइनस क्यू चार्ज होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो उस माइनस क्यू चार्ज पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लगता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इस डायरेक्शन में होता, अपोजिट। क्लियर? अगर प्लस क्यू चार्ज है तो उस पर जो फोर्स लगेगा सेम डायरेक्शन में लगेगा, जो भी डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। मगर माइनस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से जस्ट अपोजिट लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटा। क्लियर? अच्छा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकालेंगे, याद करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपने पढ़ी थी, वो क्या होती थी, एफ अपॉन क्यू नॉट होता था, एफ अपॉन क्यू नॉट होता था। मैं क्यू कह लेता हूँ, ठीक है, टेस्ट चार्ज की जगह मैं कह रहा हूँ कोई चार्ज रखा है, ठीक है। अब वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो भी फोर्स लग रहा होगा वो क्या होगा, क्यू ई होगा। क्या होगा, क्यू ई होगा। ठीक है, अगर आपको फोर्स चाहिए वेक्टर फॉर्म में तो यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू रखना विथ साइन रखना बेटा, तो डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। क्लियर? समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटा दें, मिटा दें। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं 15th और 16th प्रॉपर्टी क्या है। ध्यान से देखिए बेटा, एक एक करके मैं पहले से लिख ले रहा हूँ ताकि आसानी हो जाए, फर्जी लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म क्यों है। अब आप कहोगे भाई इनके बीच में जो स्पेसिंग है या कह लो इक्वल है, स्पेसिंग क्या है इन दोनों के बीच में, इक्वल है, इक्वी स्पेस्ड है। अच्छा बेटा, तो आप कहोगे यूनिफॉर्म होना चाहिए था। अरे भैया, यूनिफॉर्म होने के लिए मैंने 3 कंडीशन बताई थी। पैरेलल होनी चाहिए थी, ना ही ये पैरेलल है ना ही ये स्ट्रेट है, बस इक्वी स्पेस्ड है। तो ये थोड़ी ना कि इक्वी स्पेस्ड है तो कह दो यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि बेटा ध्यान से देखिए इसका रीज़न क्या है। जैसे मैं अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पकड़ लूँ और उस पर एक पॉइंट ए बना दूँ और इस पर एक पॉइंट बी बना दूँ, ठीक है। अब देखिए, अगर ए पॉइंट पे आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाओगे, एक इस डायरेक्शन में मिलेगा, इस पॉइंट में बनाओगे तो इस तरफ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और डायरेक्शन मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, इस वजह से नॉन यूनिफॉर्म फील्ड मिल रही है। क्या क्या रीज़न है? ड्यू टू डायरेक्शन चेंज। ठीक है, ड्यू टू डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है किसी भी पॉइंट पे। देखिए समझ गया, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिल रही है, एक तरफ इधर मिल रही है, डायरेक्शन अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए, अब आप कहोगे ये कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म, ये कौन सा मैंने पाप कर दिया। अरे भैया, नॉन यूनिफॉर्म ही तो आप सोच रहे हो यूनिफॉर्म होना चाहिए था। क्यों? कहोगे पैरेलल है, स्ट्रेट है, मगर यहाँ पे दिक्कत क्या है, इक्वी स्पेस्ड नहीं है। रिलेटिव क्लोजनेस हर जगह पे देखिए चेंज हो जा रही है, डेंसिटी चेंज हो जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। कैसे? यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है, फिर दूर दूर होती गई, दूर दूर होती गई। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हैं डिस्टेंस बढ़ रहा है, इक्वी स्पेसिंग बढ़ रही है दोनों के बीच में। अच्छा, उससे क्या होगा, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज हो रहा है। क्या? यहाँ पे डायरेक्शन तो भले सेम है, देखिए सब इस तरफ है, एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है, मगर यहाँ पे रीजन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होने का। ड्यू टू, बोलिए, मैग्नीट्यूड, ड्यू टू मैग्नीट्यूड ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, चेंज हो जा रही है। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर भाई? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है मान लो ए, यहाँ पे ज़्यादा होगी, यहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि भाई जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं ए से बी, तो देखिए क्या हो रहा है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रही है। क्लियर, समझ गए। आइए देखते हैं 16th पॉइंट। ठीक है, इसको बेटा थोड़ा सा गंदा हो गया, 16 पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। देखिए जैसे मैं कहूँ ये हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी मेटल है, मान लो कैसा भी हो सकता है, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी अगर हमारा ये एक कंडक्टर है। क्या है, कंडक्टर की बात की है बेटा। ठीक है, और किस कंडीशन पे, अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन वो होती है जब चार्ज मोशन में ना हो, चार्ज मोशन में ना हो। क्या बेटा, चार्ज नॉट इन मोशन बेटा। क्लियर, समझ गए? अच्छा, क्लियर हो गई बात। अब इसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा हूँ कैसे जीरो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। गॉस लॉ जब आपको पढ़ाएंगे, गॉस थ्योरम आगे फर्दर चैप्टर में, तब ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मगर नोट कर लीजिए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। सारे कंडक्टर में नहीं कह सकते, उन कंडक्टर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर आ रहे हैं। क्लियर, अच्छा, मिटा दें। चलिए देखिए, कॉपी हो गया बेटा, मिटा दें। चलिए, तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं 17th प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखिए क्या कह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नियर एंड फार रीजन ऑफ चार्जेस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास एक कोई माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक कोई माइनस क्यू चार्ज है। चलिए हेलो 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 हेलो, चलिए हेलो 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 हेलो, चलिए हेलो 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 हेलो। तो चलिए बच्चों पढ़ते हैं 17th प्रॉपर्टी। तो ध्यान से देखिए, ये प्रॉपर्टी भी अच्छी प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नियर एंड फार रीजन ऑफ चार्जेस। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। देखिए जैसे मैं कहूँ यहाँ पे हमारे पास एक कोई माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पे हमारे पास एक कोई प्लस 2q चार्ज है। अब आपको पता है पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज से इनवर्ड अंदर की तरफ जाती हैं बेटा। मान लेता हूँ हमारे माइनस क्यू में, इस नेगेटिव चार्ज में 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड अंदर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसे जा रही है, मान लीजिए एक ऐसे जा रही है, मान लीजिए एक ऐसे जा रही है, इसी तरह एक ऐसे जा रही है अंदर की तरफ। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये चार्ज माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस 2q है, तो क्या होगा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई आपने, तो यहाँ पे कितनी बनानी पड़ेगी, 8 बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आपने पढ़ा था चार्ज यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस 2q हो गया, चार्ज डबल हो चुका है। क्लियर, चार्ज डबल होगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल होंगी। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ चुकी थी। क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बेटा। क्लियर, यहाँ पे माइनस क्यू था, यहाँ पे प्लस 2q हो गया, चार्ज डबल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल बनानी पड़ेंगी। ठीक है भाई, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड निकल रही होंगी, तो 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड दिखा दो बेटा। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए एक ऐसे मान लीजिए, एक ऐसे निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक ऐसे निकल रही है, एक ऐसे निकल रही है, एक ऐसे निकल रही है, इसी तरह एक ऐसे निकल रही है, इसी तरह एक ऐसे निकल रही है, इसी तरह इधर भी बेटा। ठीक है, क्लियर। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे रेडियली आउटवर्ड हैं बेटा। क्लियर, और यहाँ पे 4 अंदर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, और माइनस चार्ज में टर्मिनेट हो जाती है, अंदर की तरफ इनवर्ड चली जाती हैं बेटा। तो क्या होगा, यहाँ से आप कह सकते हो कि जो ये वाली लाइन है, ये यहाँ से निकली बेटा, और ऐसे जाते 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 किस में टर्मिनेट कर गई, इस वाले में टर्मिनेट कर गई। इसी तरह ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इसमें टर्मिनेट कर गई, इसी तरह ये वाली लाइन भी इसमें टर्मिनेट कर गई बेटा, इस वाले क्यू चार्ज में। क्लियर,
इसी तरह ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इसमें टर्मिनेट कर गई बेटा। क्लियर, बोलिए समझ गए? क्लियर, चलिए बेटा अब सोच रहे होगे कि जो ये बची हुई लाइंस हैं, जो ये बची हुई लाइंस है ये निकली तो हैं, क्या ये भी यहाँ से निकल करके इस माइनस क्यू में चली जाएंगी? नहीं बेटा, ये डायग्राम कब बनेगा? ये डायग्राम तब बनेगा जब आप इस चार्ज को, इन दोनों चार्ज को नियर रीजन से देख रहे हो, बहुत पास से देख रहे हो। क्या बेटा? नियर रीजन से। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नियर एंड फार रीजन से पता करनी है बेटा। अगर हम इन दो चार्ज के बहुत ही पास है, नियर रीजन में, तो आप कहोगे भाई 4 निकली थी, बोलिए हैं तो इसके पास 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 8 निकली, मगर 8 की 8 नहीं चली जाएंगी इसमें। क्लियर, यहां से सिर्फ 4 निकली और 4 की 4 माइनस क्यू में चली गई। समझ गए? क्लियर बेटा? अच्छा, जब आप पास से देखोगे। क्लियर? अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, अगर आपसे ये कहूं कि मैं इन दोनों चार्जेस को बहुत दूर से देख रहा हूं, पहले तो आप कॉपी कर लीजिए, ये डायग्राम तब बनेगा जब आप इन दोनों चार्ज को नियर से देख रहे हो। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बेटा इन दोनों चार्ज को बहुत दूर से देख रहा हूं, क्या मान लो बहुत दूर से, कहीं फार से देख रहा हूं, यहां से देख रहा हूं कहीं, ठीक है, किसी फार रीजन से देख रहा हूं, बहुत दूर से, और बहुत दूर से देखोगे तो क्या लगेगा आपको ये लगेगा कि ये चार्ज Q है और ये चार्ज भी Q है बेटा, क्योंकि दूर से क्या पता कि ये भैया 2Q है कि ये Q है। अरे दोनों पॉइंट चार्ज हैं, दूर से क्या दिखेगा कि भैया ये 2Q हैं, ये Q हैं, ये चार्ज इनसे डबल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ज़्यादा निकल रही हैं। क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा, लगेगा दोनों सेम वैल्यू के हैं। हाँ या ना? दूर से देखने पे बोलो हाँ या ना। क्लियर? तो उस हिसाब से डायग्राम क्या बनेगा बेटा, अगर आप फार रीजन से देखोगे तो उस हिसाब से आप यहाँ कह सकते हो कि भाई ये जो 4 लाइन बची हुई निकली हैं, ये ऐसे कुछ जाएंगी, ऐसे ज़ुर्र से जाएंगी, क्या ज़ुर्र से जाएंगी, क्या ज़ुर्र से जाके ऐसे चली जाएंगी। ठीक है, इसी तरह ये वाली भी कुछ ऐसे ज़ुर्र से, ये वाली भी कुछ ऐसे ज़ुर्र से चली जाएंगी। क्लियर? ठीक है, अब इनमें टर्मिनेट मत करा देना भाई, निकली हैं कुछ ऐसे बना रही हैं बेटा, ये पूरा सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम मान लीजिए इसको। क्या मान लीजिए? इन दोनों चार्ज को एक सिस्टम मान लीजिए। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी इस सिस्टम के अंदर ही बनेंगी। बोलिए हाँ या ना, अगर आप दूर से देखोगे। क्लियर? अच्छा बेटा, अब सोच रहे हो इनका क्या होगा? अरे भाई ये कहीं ऐसे जूं से ऐसे आएंगी, तो इसको कहाँ बना के दिखाएं? समझ गए? तो हम मतलब दिखाने के लिए तो ऐसे दिखा दिए कि ऐसे चलेगी। इसी तरह ये वाली भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये कहीं जूं से ऐसे जाएगी। क्लियर? समझ गए बेटा? समझ गए? क्लियर? क्योंकि आप जब दूर से देखोगे तो क्या 2Q क्या Q। क्लियर? समझ गए? अच्छा बेटा, तो ये डायग्राम बनेगा फार वाले रीजन से। चलिए मिटा दें, अब करते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 2010 IIT JEE का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यहाँ पे हमको Q1 Q2 का डायग्राम गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस Q1 से निकल करके Q2 में इंसर्ट हो रही हैं, या कह लो टर्मिनेट हो रही हैं बेटा। ठीक है, ये डायग्राम हमको गिवन है और क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कंपेयर Q1 एंड Q2। हमें Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड को कंपेयर करना है और बताना है टेल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और ये भी बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी। बेटा चलिए पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, Q1 Q2 को कंपेयर करते हैं। क्या होगा? क्या मैंने आपसे कहा था, जो भी चार्ज का मैग्नीट्यूड होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या होता था? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था? बोलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब आप अगर Q1 को देखेंगे तो Q1 से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं? बोलिए बेटा कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही हैं? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बेटा 13 निकल रही हैं। तो यहाँ आप कह सकते हो कि Q1 से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही हैं? 13 निकल रही हैं। अगर मैं बात करूँ Q2 की, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं? तो आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो आप कहोगे 9 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकल रही हैं, क्योंकि आपने पढ़ा था, याद करिए क्या पढ़ा था भैया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा। ठीक है, तो देखिए Q1 में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा निकल रही हैं, 13 निकल रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? Q1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 ज़्यादा होगा। और साफ सी बात है, सीधी सी बात है भाई, खुद सोचो इस Q1 में से 13 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं,
इसका मतलब क्या है, इसकी पावर ज़्यादा है, मैग्नीट्यूड ज़्यादा है इसका। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो हम यहाँ से कह सकते हैं Q1 ग्रेटर देन Q2 होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है बेटा। फर्स्ट पार्ट हो गया अपना। सेकंड पार्ट कह रहा है टेल वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं यहाँ पे जीरो हो सकता है इन दोनों चार्जेस के कहीं बाहर बेटा, लेफ्ट साइड बेटा, या कहीं इन दोनों चार्जेस के राइट साइड भी हो सकता है, इस पॉइंट पे मान लो, या इन दोनों चार्जेस के कहीं बीच में भी हो सकता है। याद करिए, आपको मैंने पहले ही कराया था इस टाइप के क्वेश्चन, याद करिए प्रीवियस लेक्चर में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी, किस पोजीशन पे होगी, सब कराया था। मगर आज तो एक सिंपल सा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो कहाँ होंगी, कैसे करते हैं, आइए देखते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये Q1 क्या है, पॉजिटिव चार्ज। क्यों बेटा, ये कैसा चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज। खुद सोचो बेटा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ओरिजिनेट हो रही है, इसका मतलब क्या, ये प्लस Q चार्ज होगा। और ये Q2 क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि प्लस Q से निकल रही हैं, Q1 में जा रही है, इसका मतलब ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अच्छा, और आपको एक बात ये भी पता है कि Q1 की वैल्यू ज़्यादा है। बोलिए, इसकी जो वैल्यू है एज कंपेयर टू Q2 क्या है, ज़्यादा है। चलिए मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एक कोई Q1 है जो कि एक नेगेटिव चार्ज है बेटा, और Q2 हमारा Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है, और Q2 हमारा एक नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और Q1 की जगह मान लेते हैं इसको एक एग्जांपल से, और Q2 को भी एक एग्जांपल से मान लेते हैं इनकी वैल्यू। भाई Q1 बड़ा है, क्या है, Q1 एक बड़ा चार्ज आपने देख लिया है, Q1 की वैल्यू Q2 से बड़ी थी। ठीक है, मान लेते हैं ये 13Q है, मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं इसकी जो वैल्यू है वो 13Q है, प्लस Q, 13 प्लस Q। ठीक है, मान लेते हैं इसकी जो वैल्यू है वो मान लीजिए इससे कम है कुछ, मान लीजिए 9 मान लीजिए, चलिए क्या, -9Q मान लेते हैं। याद करिए, और ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस बेटा, ये डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस हो गया। याद करिए, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास अपोजिट चार्ज होते थे, क्या, एक प्लस और एक माइनस, एक प्लस और एक माइनस, तो मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, भूल गया क्या, याद करनी चाहिए। हाँ, अगर हमारे पास एक प्लस Q चार्ज होता था और दूसरा माइनस Q होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो आउटसाइड द चार्ज होती थी। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड या तो यहाँ पे जीरो होगी बेटा, या तो यहाँ पे जीरो होगी। क्लियर, मतलब कि इन दोनों चार्जेस के बीच में जीरो नहीं होगी। पहली बात तो यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती। क्लियर, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती है, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी। ठीक है, यहाँ पे जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जीरो बाहर होंगी इन दोनों चार्जेस के, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो। मगर क्लोज होगी किसके क्लोज होगी, जो स्मॉलर चार्ज है बेटा। स्मॉलर चार्ज कौन है, 9Q वाला, यानी कि Q2 के क्लोज होगी। समझ रहे हो कि समझो, मतलब कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है, सबसे पहली बात तो ये है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कहीं जीरो होगी, या तो यहाँ जीरो होगी या तो यहाँ जीरो हो सकती है। यहाँ जीरो नहीं हो सकती, बीच में भी जीरो नहीं हो सकती, मगर यहाँ पे जीरो होगी। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जीरो होंगी। बोलिए, और क्लोज टू द स्मॉलर चार्ज, Q2 क्या है, स्मॉलर है बेटा Q1 से। क्लियर, समझ गए, मिटा दें, अरे यार समझ रहे हो कि नहीं समझ गए हो, पक्का। चलो, ये तो पढ़ चुके हो पहले भी, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, मिटा देते हैं। तो चलिए बच्चों, सॉल्व करते हैं एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी जेईई और नीट वाले बच्चों के लिए है और बहुत ही प्रीवियस ईयर में आया था ये। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। मेटालिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी और उसके बीच में क्या रख दिए, कोई मेटालिक स्फीयर रख दिए। यानी कि मेटालिक स्फीयर क्या होता है बेटा, बताया था मैंने आपको, क्या, कंडक्टर होता है। ठीक है, अच्छा, तो भाई यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के 4 लाइंस दिख रही हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो कौन सा सही लाइन है बेटा, बोलिए। जब भी आप इस कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में रख दोगे तो यहाँ पे चारों लाइंस अपने अपने डायरेक्शन से देखिए जा रही हैं। कोई डायरेक्टली पास कर जा रही है, कुछ बेंड करके पास कर रही है, कुछ सीधे चली जा रही है, कुछ 90 डिग्री पे देखिए परपेंडिकुलर जा रही है। तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायग्राम है सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ। कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। जो बच्चा पागल होगा वो क्या कहेगा यहाँ पे,
कि वो कहेगा कि भाई मेटालिक स्फीयर एक कंडक्टर है और हमने कंडक्टर के अंदर क्या पढ़ा था, अगर हमारे पास कंडक्टर होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, जीरो होती थी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। मगर बेटा ये तब होती थी जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होती थी, ठीक है। तो वो सोचेगा कि वो तो एकदम बेवकूफ़ था, उसको ये नहीं पता कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहीं लिखा ही नहीं है। वो सोचा था कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो देखिए इसके अंदर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो फर्स्ट वाले में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर गई है, ठीक है, ये यहाँ पे भी पास कर गई है, सेकंड वाले में भी पास कर गई, थर्ड वाले में भी पास कर गई। जब वो गधा बच्चा सोचेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है कंडक्टर के अंदर, तो वो ये देखेगा, ये वाली देखिए फोर्थ वाली बेटा, वो कहेगा ये अंदर तो गई और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखी नहीं है, फोर्थ वाली दिखी नहीं रही, तो वो ये कहेगा कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बेवकूफ़ी से भी आंसर सही हो जाएगा, भले ही मान लो उसने कहीं नहीं देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहीं लिखा ही नहीं है, उसने सिर्फ इतना पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर जीरो है, और जैसा कि आपको फोर्थ वाले में दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में नहीं दिख रही, यहाँ से निकली तो अंदर गई, अंदर तो गई बेटा, बट कहीं इस कंडक्टर के अंदर रिप्रेजेंट नहीं किया गया। इसका मतलब क्या है, फोर्थ वाली के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर में जीरो हो गया है, तो उसके हिसाब से भाई ये सही है, ठीक है। मगर आप तो पढ़े लिखे थे, जो पढ़े लिखे बच्चे होंगे उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन कहीं क्वेश्चन में लिखी ही नहीं है, तो ये मेथड कैसे लगा सकते हैं। तो उन बच्चों के लिए भी एक और तरीका है, ध्यान से देखिए बेटा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। जो बेवकूफ़ था उसने ऐसे भी आंसर निकाल लिया, मगर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा। अगर मैं बात करूं कंडक्टर की बेटा, क्या अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसके जस्ट परपेंडिकुलर निकलती है, क्या परपेंडिकुलर निकलती है, ठीक है, 90 डिग्री पे। अब आपको दिख रहा होगा फर्स्ट वाली देखिए, क्या ये 90 डिग्री है, नहीं है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए ये 90 डिग्री नहीं होगा, इसी तरह ये 90 डिग्री भी नहीं होगा, समझ गए। अब ये वाला देखिए बेटा, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ से 90 डिग्री बन जाएगा, समझ गए, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर है, इसके सरफेस के, समझ गया कि नहीं समझ गया। और यहाँ पे भी देखिए जब निकल रही है तब भी 90 डिग्री बना के ही निकल रही है, क्लियर कि नहीं क्लियर। इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर निकल रही है तो वो डायरेक्शन सही है, समझ गया बेटा। वो ये कह सकता था कि ये ऑप्शन सही है, क्लियर। वो ये नहीं सोचता पढ़ा लिखा बच्चा कि ये जो आंसर है वो इसलिए नहीं सही है क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर, ठीक है। अरे कुल मिला के इतना जान लो, अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो सही है, खत्म बात, ठीक है, मिटा दें। चलिए तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं 2001 आईआईटी जेईई जैसे क्वेश्चन को। आइए देखते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे पहले से ही कह रहा है 3 इक्वल पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, चूज करेक्ट ऑप्शन। बेटा यहाँ पे मैं पहले से ही क्वेश्चन को लिख लिया हूँ, ये फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है और ये हमारा फोर्थ ऑप्शन है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि हमारे पास कोई अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके तीनों वर्टेक्स पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा गया, क्या प्लस क्यू चार्ज, क्या रखा गया है प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि बोला नहीं है 3 इक्वल पॉजिटिव चार्ज, तो मान लिया इस पे भी पॉजिटिव चार्ज क्यू है, इस पे भी प्लस क्यू, इस पे भी प्लस क्यू। तो भाई इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के वजह से जिस पे चार्ज रखे हुए हैं तीनों साइड, तीनों वर्टेक्स पे, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम होगा, वही पूछ रहा है बेटा, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन बेटा, आपको पता है प्लस क्यू होगा, अगर ये पॉइंट क्या है प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो मैंने क्या कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू से निकलती हैं माइनस क्यू में जाती हैं। भाई ये बताओ, अगर ये प्लस क्यू हुआ और ये भी प्लस क्यू हुआ, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के प्लस क्यू में ही चली गई, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकल करके पॉजिटिव चार्ज में ही चली जाएगी। ये कहाँ से मैंने बताया था, मैंने कहा था पॉजिटिव से निकलती नेगेटिव में जाती है, यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, सारे पॉजिटिव चार्ज थे बेटा। तो ये बात तो गलत है बेटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस कहाँ से निकलती हैं, पॉजिटिव से निकल तो रही हैं बट वापस प्लस क्यू में कैसे चली जाएंगी, ये बात तो गलत दिख रही है हमको, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आइए देखते हैं बेटा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन को देखिए बेटा, साफ साफ दिख रहा है, अगर ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है, ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है डॉट जैसा, और ये हमारा भी प्लस क्यू चार्ज है, साफ साफ अच्छा दिख रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही हैं बाहर की तरफ और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर मैं बात करूं, इसको ऐसे डॉटेड बना लूं इस ट्रायंगल के अंदर की, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
जीरो होगी, और सही बात है। ठीक है, इस हिसाब से हम कह सकते हैं जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही है। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए इधर से निकली, इसी तरह इधर से निकली, इधर से निकली। ठीक है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है। अगर ये प्लस क्यू हुआ, ये प्लस क्यू हुआ, ये प्लस क्यू हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ तो निकल रही हैं, इधर भी निकल रही हैं, इधर भी निकल रही हैं, मगर ध्यान दीजिए बेटा, ये जो लाइन दिख रही है, ये लाइन और ये लाइन, ये देखिए एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गई। तो इस हिसाब से ये थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए यहाँ पे भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? समझ गया बेटा? अच्छा, रिफिल कम है क्या? चलिए देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, अब ये क्या लेके आ गए लड्डू पेड़ा बना दिए, कोई मतलब का नहीं। ये ऑप्शन तो हो ही सकता। खुद सोचो यार, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने आपको बताया था गोला क्लोज लूप बनाएगी? बताइए, क्या मैंने कभी आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएगी? कभी नहीं बनाएगी। और ना ही देखिए यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही है। ये फर्जी का है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था देने का। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। ठीक है, कॉपी कर लीजिए बेटा, मिटाने जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपको बेटा माइनस क्यू भी दे सकता, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू इलेक्ट्रिक इक्वेटोरियल इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, तो कोई डरने की बात नहीं, बस उसमें इन्वर्ट होती। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल नहीं, उसमें इन्वर्ट होती। ठीक है, चलिए मिटा दें। तो चलिए बच्चों खत्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा। जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे आज के टॉपिक में जो था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज जो आपने पढ़ी हैं, उस पे बेस्ड मैंने न्यूमेरिकल भी कराने की कोशिश की है। इस थ्योरेटिकल से चैप्टर को भी इंटरेस्टिंग बनाने की मैंने कोशिश की है, और अच्छे अच्छे लेवल के भी कुछ क्वेश्चन भी करवाए हैं जो जेई और नीट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और क्लास 12th बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट थे बेटा। तो चलिए इस लेक्चर को खत्म करते हैं एक अच्छी बात से। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, याद रखना बेटा, जितना आराम से पढ़ करके नहीं सीखोगे उतना जिंदगी में धोखा खा करके सीखोगे। तो धोखे जरूरी हैं। अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, आपको किसी ने चीट किया है, तो बस कोई दिक्कत नहीं है, अपने कर्म पे फोकस करें, कर्म करते जाएं, फल जरूर मिलेगा, विश्वास मानिए। जिससे भी धोखा मिला है वो लौट के भी आएगा और आपसे माफ़ी भी मांगेगा। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।